विदाउट डिले लेट अस स्टार्ट। हाँ, तो मैंने आप लोगों को इक्विलिब्रियम में जो एक्सेस के क्वेश्चन थे वो करने को किए हैं आपने? डिड यू डू देम? हेलो, आवाज आ रही है सबको? यस सर। हाँ, मैंने वो इक्विलिब्रियम में जो आपके मॉड्यूल में पेज नंबर 5 है, हाँ, वो करने को कहा था। वो है उसमें 5 और 6। मैंने करने को कहा था। Any doubt from these 8 questions? ठीक, तो आगे मैं करता हूं, अगर होगा तो पूछ लीजिए। तो नेक्स्ट विल गो टू relation between equilibrium constant and sorry, not equilibrium constant, sorry, equilibrium constant है relation between vapor density Vd and degree of dissociation, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड अल्फा। रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम किसको कहते हैं? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में हम हमेशा ऐसे ही रिएक्शंस की बात करेंगे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिकम्पोजिशन रिएक्शन? जहां पर एक ही रिएक्टेंट, देयर विल बी वन रिएक्टेंट, और वही रिएक्टेंट डिकम्पोज होके क्या दे रहा होगा? हमें प्रोडक्ट दे रहा होगा। तो ऐसे रिएक्शंस को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की जब भी बात होगी तो यहाँ पर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की बात करेंगे ना। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में क्वेश्चंस कैसे होते हैं, या मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो अल्फा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को शॉर्ट में डीओडी लिखा जाता है, या इसका सिंबल जो है वो अल्फा होता है। इट इज डिफाइंड एज number of moles dissociated upon initial moles तो नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, जितना मोल्स डिसोसिएट हुआ है, मैं इसको x सिंबल से रिप्रेजेंट करता हूं। अब मैं x से क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जैसे अब तक हमने इक्विलिब्रियम जो डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में हमने देखा कि हम जो अमाउंट डिकम्पोज होता था उसको x के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते थे। जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर कोई कोएफिशिएंट रहा तो कोएफिशिएंट टाइम्स x लिखेंगे। जैसे 2NH3 है तो -2x या +2x, 3H2 है तो -3x, ऐसा हम कर रहे थे। तो x के टर्म्स में हम उसको रिप्रेजेंट करते थे।
तो इसलिए मुझे तो नहीं पता स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, तो इसलिए मैं इसको x लिख रहा हूं। एंड इनिशियल मोल्स को हम क्या लिख लेते हैं, लेट्स से n लिख लेते हैं। इनिशियल मोल्स टेक है, मतलब जो आपका इनिशियल अमाउंट होता था उसको n मान लेते हैं, तो x/n। और क्योंकि ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है ये हमेशा परसेंटेज में रिप्रेजेंट होता है, तो इनटू 100। तो इनटू 100 तो वो बेसिक चीज है, बेसिकली यही है। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो मेरे पास 5 मोल्स इनिशियली थे, ये लिखने की जरूरत नहीं है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मीनिंग क्या है मैं समझा रहा हूं। लेट्स से मेरे पास इनिशियली 5 मोल्स थे और उसमें से डिसोसिएट हो गए, 2 मोल्स। तो मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, 2/5, 40%, या फिर 0.4, या फिर 40%, 0.4 या फिर 40%। तो ये एग्जाम्पल इसलिए मैंने दिखाया, या ये डेफिनेशन से एक चीज और आपको पता चल रही होगी कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है इसका कोई यूनिट नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूमरेटर में भी क्या है, मोल्स, और डिनोमिनेटर में भी क्या है, मोल्स। तो मोल्स बाय मोल्स कैंसिल हो जाएगा। तो दैट इज व्हाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। अल्फा इज यूनिटलेस। ठीक है। अच्छा, तो अब ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, दिखाते हम कैसे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जब हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट डिसोसिएशन रिएक्शन। तो लेट्स टेक एन जनरल एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड कि ये अल्फा का मीनिंग क्या होता है। लेट्स से वी टेक एन एग्जांपल कि A is in equilibrium with, या an मैं लिख लेता हूं, an is in equilibrium with n times A। अब मैं इसको डिसोसिएशन रिएक्शन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर an मतलब जैसे मान लो मैंने लिखा होता P4 is in equilibrium with 4 times P। तो P4 जो है वो फास्फोरस का एक मॉलिक्यूल होता है, लेकिन 4p लिखने का मतलब है कि मैंने फास्फोरस को एटम्स में डिसोसिएट कर दिया। तो दिस इज अ डिसोसिएशन रिएक्शन। तो वैसे ही an का मतलब है, ये जो सबस्क्रिप्ट में हमने n लिखा है, n का मतलब है कि A के n नंबर ऑफ एटम्स जुड़े। ओके, n नंबर ऑफ एटम्स आपस में जुड़े हुए थे या एसोसिएटेड थे, और वो टूट गए इनटू n नंबर ऑफ एटम्स। जितने भी उसके एटम्स थे वो सारे टूट गए उसके पार्टिकल्स में। तो दिस इज अ डिसोसिएशन रिएक्शन। तो अब अगर मैं इसका इनिशियल मोल्स, अगेन लेट से मैं C ले जाऊं, C मोल्स, ये क्या है मेरा इनिशियल। तो यहां पर भी मैं क्या कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, वही आई स्टेबल। बस यहां पर मैं इसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म्स में लिखूंगा। डिफरेंस ये है कि पहले हम x के टर्म्स में लिखते थे, जो अननोन होता था, कि जितना भी अमाउंट डिसोसिएट हुआ है हम उसको इन टर्म्स ऑफ x लिखते थे या नहीं। बट हियर वी विल राइट दिस इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और उसका मतलब क्या है मैं अभी उस पर आ रहा हूं। तो इनिशियल मोल्स इसके C है, ठीक है। तो इनिशियल हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, 0। इनिशियली द प्रोडक्ट इज 0, ये भी ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि जो अल्फा है इस रिएक्शन के लिए अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका मतलब क्या है, बहुत सिंपल है, समझ में आना चाहिए, समझ में आएगा। तो जैसे मैंने ऊपर जब वो एग्जाम्पल में लिखवा रहा था, तो मैंने अल्फा को एज ए परसेंटेज मैंने रिप्रेजेंट किया, 40% या 0.4, कुछ भी कहिए, 40% ही मान लो। तो अगर
यहाँ पर ए एन जो मेरा रिएक्टेंट है, अगर उसका इनिशियल मोल्स है सी, उसका इनिशियल मोल्स है सी, और अल्फा वो एक परसेंटेज ही है, बस हमने उसके लिए एक सिंबल यूज किया है अल्फा। अल्फा अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो कितने मोल्स डिसोसिएट हुए होंगे? कोई बता सकता है कि मोल्स ऑफ ए एन डिसोसिएटेड कितने होंगे? अगर सी इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स हैं और सी अल्फा, बिल्कुल सी अल्फा, अल्फा, बिकॉज अल्फा इज बेसिकली परसेंटेज। जैसे मैंने कहा होता आपके पास 1 मोल एन है और उसका 20% डिसोसिएट हुआ है, तो कितना डिसोसिएट हुआ है? 20% ऑफ 1, मतलब आप परसेंटेज को उसके इनिशियल मोल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमने वही किया है, परसेंटेज को उसके इनिशियल मोल से मल्टीप्लाई किया है, सी अल्फा। तो बिल्कुल यहाँ पर ये बनेगा, नॉट बनेगा सॉरी, यहाँ पर ये डिसोसिएट होगा। ध्यान रखिए ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के लिए हमेशा माइनस होता है, तो सी अल्फा डिसोसिएट होगा। अब ये तो एक चीज हो गया ना, यही नेक्स्ट चीज जो है सबसे क्रिटिकल है, समझ में आ गया तो डेरिवेशन हमारा हो जाएगा कि नाउ द क्वेश्चन इज कि हमारा प्रोडक्ट कितना बनेगा, प्रोडक्ट कितना बनेगा। अच्छा, उसको समझाने के लिए मैं फिर से वही फास्फोरस वाला एग्जांपल लेता हूं। P4 इज एन इक्विलिब्रियम विद 4p, लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। 4p, तो ये जो रिएक्शन है ये मुझे क्या बता रहा है? ये मुझे ये बता रहा है कि अगर फास्फोरस का एक मॉलिक्यूल टूटता है, एक 1p4 मॉलिक्यूल, इफ इट ब्रेक्स, तो ये मुझे क्या देगा? तो ये मुझे 4 फास्फोरस के एटम्स देगा, देगा या नहीं? अगर एक P4 का मॉलिक्यूल टूटता है, ये मॉलिक्यूल है और यहां पर P का मतलब ये एटम है, क्योंकि ये P4 नहीं है, सिर्फ P है, तो एक मॉलिक्यूल के टूटने से 4 एटम बन रहे हैं। तो अगर मैंने कहा होता कि इसके 100 मॉलिक्यूल टूट गए, लेट्स से P4 के 100 मॉलिक्यूल्स टूट गए, तो यहां पर आपको उसके कितने एटम्स मिलेंगे फास्फोरस के? 400। 400। तो ये 400 हमें कैसे मिला? मतलब क्यों आपने 400 का, क्यों आपने 400 का इसको, मतलब कैसे तुमने ये 400 कंक्लूजन ड्रॉ किया? तो आपने क्या किया, जितने मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हुए हैं आपने उसको लिया और आपने उसको इससे नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई किया, इसीलिए 400 आया। ठीक है, आपको पता है, बस वो सोच नहीं पा रहे। तो 400 क्यों आ रहा है? क्योंकि 1 से 4 बन रहा है, तो 4 से 100 से कितना बनेगा? 400 बनेगा, तो 4 इंटू 100 400। तो मैं बिल्कुल यही लॉजिक, यही जो लॉजिक है, इसको मैं ये अपने गिवन रिएक्शन में लगाना चाहता हूं। फिर से समझिए, दोबारा बताता हूं, ए एन जो है, जब आपने ए एन लिखा तो यहां पर ये एक ही मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, ये एक ही मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब मैं प्रोडक्ट में n टाइम्स ए लिख रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो मॉलिक्यूल है वो n नंबर ऑफ एटम्स दे रहा है, n नंबर ऑफ एटम्स दे रहा है। तो समझ के बताना, तो अगर an का सी अल्फा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होता है, तो an प्रोडक्ट हमारा कितना बनता है? प्रोडक्ट C alpha N. into n, सी इंटू एन, मतलब मैं लिख सकता हूं इसको एन सी अल्फा। जैसे यहां पर आप कर रहे हो 4 इंटू 100, मतलब 100 मॉलिक्यूल टूटा तो आपने 100 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो यहां पर तो सी अल्फा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टूटा है, तो वो हो जाएगा एन सी अल्फा इंटू एन। बिल्कुल यही होगा। समझ में आया क्यों एन सी अल्फा लिखा मैंने यहां पर? yes sir, तो वैसे हमें डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, हमें तो फाइनल जो उसका फॉर्म है उसी को यूज करना है, फिर भी कैसे है उसको थोड़ा सा जान लीजिए। तो फिर रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम में कितना रहेगा? इतना था, सी था, सी अल्फा खत्म हो गया,
तो इक्विलिब्रियम में कितना रहेगा? क्या इतना रहेगा? और प्रोडक्ट कितना रहेगा? प्रोडक्ट एनसी अल्फा। अरे प्रोडक्ट तो पहले कुछ नहीं था ना, जीरो था, एनसी अल्फा ही बना है तो उतना ही रहेगा। ठीक है, चल तो हमारा डेरिवेशन ऑलमोस्ट हो चुका है, बस एक छोटा सा चीज बताऊंगा तो वहां से हो जाएगा। तो पहले तो मैं एक चीज लिख लेता हूं, क्योंकि आप देखो जब आपने ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का डेफिनेशन लिखा था वो क्या था कि कितने मोल्स डिसोसिएट हुए हैं अपॉन इनिशियल मोल्स, है ना। ठीक है, हम उस पर आएंगे। तो पहले मैं ये लिख लेता हूं कि इनिशियल मोल्स मेरे पास कितने थे। तो इनिशियल मोल्स मेरे पास थे सी, क्योंकि उसी से आपने शुरुआत किया था। मेरे पास इक्विलिब्रियम पर कितने हैं? इक्विलिब्रियम पर कितने हैं? दैट इज सी माइनस सी अल्फा, ये रिएक्टेंट बचा हुआ है और इतना प्रोडक्ट बना है, इतना प्रोडक्ट बना है। तो आप एक चीज यहां से देख सकते हो कि मैं जो C है ये सबसे मैं कॉमन निकाल सकता हूं। आई कैन टेक C कॉमन आउट ऑफ ऑल दिस। तो अगर मैं C कॉमन निकाल लूं तो ये बचेगा 1 माइनस अल्फा, और यहां पर क्या बचेगा? N अल्फा। ठीक है, इतना होगा। तो बस अब एक छोटा सा बस रिलेशन देखेंगे तो इससे हमारा डेरिवेशन हो जाएगा। ओके देखो, लेकिन अगर आप अपना हेडिंग देखें, है ना, ठीक है, यहां तक तो हो गया, यहां तक हो गया, यहां पर रखिए। अब थोड़ा सा हेडिंग में हमने क्या लिखा हुआ है देखो। हमने लिखा है कि हम वेपर डेंसिटी का रिलेशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से देखना चाहते थे। ठीक है, अच्छा, हमारे ये जो इनिशियल मोल्स या मोल्स एट इक्विलिब्रियम है, यहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन टर्म आ चुका है, लेकिन हमने अभी तक ये वेपर डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट जो है वो यूज नहीं किया है। तो अब उस पर आते हैं, थोड़ा समझते हैं कि वेपर डेंसिटी का क्या ये है यहाँ पर। तो अब देखो कि वेपर डेंसिटी जो है, वेपर डेंसिटी क्या होता है? वेपर डेंसिटी इज मोलर मास by 2. बाई 2, ये होता है वेपर डेंसिटी का डेफिनेशन, बिल्कुल। और अगर मैं एक और छोटा सा डेफिनेशन आपको पूछूं कि मोल्स का डेफिनेशन क्या होता है, तो क्या कहेंगे? दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास। क्यों मैंने ये दोनों रिलेशन लिखा, अब देखिए। पहले वाले में आपको दिख रहा है कि वेपर डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। लेकिन मोल्स वाले डेफिनेशन को देखिए, मोल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि जो मोल्स हैं क्या वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू वेपर डेंसिटी, ऐसा बोल सकते हैं? Yes, sir. वेपर डेंसिटी और मोलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन मोलर मास और मोल्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मोल्स और वेपर डेंसिटी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। मोल्स और वेपर डेंसिटी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ठीक है ना, व्हाई डिड आई डू दिस? ठीक है, ये हमारा एक और काम हो चुका है, बस यही हमारा मेन यहां पर ये था। देखिए अब हमने क्यों ये रिलेशन यूज किया और इसका मोल्स के साथ क्या रिलेशन है, तो मोल्स आपको यहां पर दिख रहे हैं। तो बेटा आप देखो कि अगर आप इनिशियल मोल्स की बात करें, इनिशियल मोल्स जो आपका सी था, तो उसमें ओनली कौन प्रेजेंट होता है? रिएक्टेंट। जब हम इनिशियल मोल्स की बात करते हैं तो यहां पर ओनली क्या प्रेजेंट है? रिएक्टेंट।
लेकिन जब हम इक्विलिब्रियम पर मोल्स की बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम पर मोल्स की बात कर रहे हैं, तो यहां पर तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं इक्विलिब्रियम पर। ओके, तो इसीलिए हमारे पास वेपर डेंसिटी भी जो है वो दो तरह की होगी। वी विल हैव टू टाइप्स ऑफ वेपर डेंसिटी। एक तो हो गया आपका इनिशियल वेपर डेंसिटी। अच्छा, यहां पर वेपर डेंसिटी की बात भी क्यों कर रहे हैं वो भी बता दूं। देखो बेटा, यहां पर हम ओनली गैसियस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ओनली गैसियस रिएक्शन। क्यों? क्योंकि आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में अब तक देखा है कि ज्यादातर हमारा जो केमिकल इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है, एटलीस्ट ये पहला पार्ट जो है, आयनिक इक्विलिब्रियम अलग है, वहां पर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। यहां पर ज्यादातर हमारा गैसियस रिएक्शन में ही आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल रहे हैं। देखो, अगर कोई भी सॉलिड आता है या लिक्विड आता है, आप उसको इग्नोर कर रहे हो, तो आपका जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला निकल रहा है या जिस भी रिएक्शन के लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल रहे हो, दे आर जनरली गैसियस रिएक्शन। इसका मतलब यहां पर भी ये जो एन है या एन है, ये जो दोनों ही हमने लिखा है, ये सभी गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है, गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है। इसलिए हम इनके वेपर डेंसिटी की बात कर रहे हैं। अगर ये गैसियस नहीं होते, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों ही अगर गैसियस नहीं होते, तो यहां पर हम वेपर डेंसिटी की बात नहीं करते। वेपर डेंसिटी इज रिलेटेड टू गैसियस रिएक्शंस। तो अब मैं यहां से देखो कैसे क्या लिख सकता हूं, नीचे मैं लिख लेता हूं। तो अगर मैं इनिशियल वेपर डेंसिटी को कैपिटल डी ले जाऊं, इसको कैपिटल डी सिंबल दे दो, एंड वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम को स्मॉल डी सिंबल दे दो, स्मॉल डी सिंबल दे दो, तो देखिए अब आपका फॉर्मूला निकल जाएगा। सो कैन आई राइट कि कैपिटल डी, ध्यान देना मोल्स और वेपर डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या मैं कैपिटल डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी लिख सकता हूं या नहीं, बताइए। Yes, sir. क्योंकि इनिशियल वेपर डेंसिटी जो है वो इनिशियल मोल से रिलेटेड होगा, तो दैट इज वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी। एंड स्मॉल डी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख सकता हूं, बताइए। स्मॉल डी C C into mole that 1 by equilibrium 4 हमारा जो chemical. निकला वही सर। है ना। तो बस अब आपका डेरिवेशन हो चुका है। नाउ डिवाइड बोथ ऑफ देम, दोनों को डिवाइड कर दो। अच्छा, अब डिवाइड भी जो करोगे और प्रोपोर्शनलिटी रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऊपर इक्वल टू देने पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखते नीचे भी वही रखते, तो जब आप रेशियो लोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो क्या यहाँ पर अब मैं लिख सकता हूँ कैपिटल डी बाई स्मॉल डी या स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, जैसा आपको लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, बेटा देखो, तो जो स्मॉल डी का है ना ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि आपको हमेशा वो इनवर्स रिलेशन रखना है, और कैपिटल डी का नीचे आ जाएगा, तो सी सी कैंसिल हो जाएगा, सी एंड सी विल कैंसिल। तो आपका फॉर्मूला यही है, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। यही है आपका फॉर्मूला या रिलेशन between degree of dissociation and vapor density. This is your formula. तो आप अगर ऊपर वो सब कुछ याद नहीं भी रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली यही आपको याद रखना है कि कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। बुक में अगर आप देखोगे तो एक दूसरा फॉर्मूला दिखेगा आपको, लेकिन
ये फॉर्मूला भी सही है, जो बुक में है वो भी सही है, और जो मैंने किया ये भी सही है। 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। बुक में अगर आप देखोगे तो उसमें अल्फा के लिए डेरिवेशन किया होगा, मैंने कैपिटल डी बाई स्मॉल डी के टर्म्स में फॉर्मूला निकाला। दोनों ही सही हैं, कोई भी गलत नहीं। कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। तो बस यही ध्यान रखना है कि कैपिटल डी जो है वो इनिशियल है, और स्मॉल डी जो है वो इक्विलिब्रियम वाली वेपर डेंसिटी है। लिखा है सामने इधर। लेकिन एक और भी, ये फॉर्मूला लिखकर जनरली खत्म कर दिया जाता है, लेकिन एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, देखिए, जो ये फॉर्मूला के साथ बताई जानी चाहिए। मैं इस फॉर्मूला को दोबारा इधर लिखता हूं। देखिए, ये है फॉर्मूला। ओके, नाउ इस रिलेशन को देखने से लगेगा कि आपके पास कितने वेरिएबल्स है। देखिए, यू हैव 1 2 3 एंड 4। आपको लगेगा कि 4 वेरिएबल्स हैं। ओके, बट एक्चुअली इसमें वेरिएबल सिर्फ 2 हैं। इस इक्वेशन को देखने पे लगेगा कि देयर आर 4 वेरिएबल्स, कैपिटल डी, स्मॉल डी, एन, ये जो एन है, और अल्फा, 4 वेरिएबल्स हैं। बट मैं आपको कह रहा हूं कि एक्चुअली इसमें सिर्फ 2 ही वेरिएबल है, 4 नहीं है, सिर्फ 2 वेरिएबल है। इसका मतलब अगर मैं आपको एक का सिर्फ डेटा दे दूं तो मैं आपको दूसरा निकलवा सकता हूं। तो क्या वेरिएबल नहीं है? एक्चुअली ये कैपिटल डी और एन जो है, कैपिटल डी और जो स्मॉल एन है, दीज टू आर नॉट वेरिएबल। व्हाई? देखो मैं आपको बताता हूं क्यों ऐसा नहीं है। देखो, कैपिटल डी क्या है? इट इज द इनिशियल वेपर डेंसिटी, और वेपर डेंसिटी जो है वो मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 होती है। अच्छा, अगर ये इनिशियल वेपर डेंसिटी है तो इनिशियली, जैसे मैंने आपको बार बार बता रहा हूं, रिएक्टेंट होता है। तो अगर आपका इनिशियली सिर्फ रिएक्टेंट ही है तो उसका वेपर डेंसिटी क्या होगा? क्या ये उसका मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 नहीं हो जाएगा? लेट मी पुट एन एग्जांपल हियर। जैसे मान लो ये रिएक्शन है, N2O4 इज इन इक्विलिब्रियम विथ ट्वाइस NO2। तो क्या मुझे यहां पर कैपिटल डी जानने की जरूरत है? ये क्या क्वेश्चन को हमें बताने की जरूरत है कैपिटल डी? नहीं, और क्वेश्चन बताएगा भी नहीं। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि कैपिटल डी हमें पता है। अगर रिएक्शन दे दिया जाए ना तो कैपिटल डी पता चल गया। वो क्या होगा? दैट विल बी द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2O4 बाई 2। ये आपको कभी देगा नहीं, एकदम दिमाग में बिठा लो ये। इसलिए एग्जाम्पल भी देकर समझा दे रहा हूं कि क्यों नहीं देगा। क्योंकि इनिशियली आपका होता है रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट का वेपर डेंसिटी क्वेश्चन आपको नहीं बताएगा, क्योंकि आपको मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना आता है, उसका आधा कर दो, वही हो गया उसका वेपर डेंसिटी। ठीक है, ये हो गया। लेकिन मैंने ये भी बताया कि आपको वो एन भी नहीं बताएगा। ये जो स्मॉल एन है हमारे फॉर्मूला में, ये जो स्मॉल एन है ये भी आपको नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि देखो एन क्या होता है? एन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट मोल ऑफ रिएक्टेंट, यूनिट मोल ऑफ रिएक्टेंट। N is the number of moles of product per unit mole of reactant.
मतलब अगर रिएक्टेंट आपका 1 मोल है, गैसियस होना चाहिए, तो 1 मोल रिएक्टेंट के लिए प्रोडक्ट के कितने मोल बने हैं, वही होता है n। तो इस रिएक्शन का n कितना होगा, जैसे ये रिएक्शन मैंने आपको दिया है, तो इस रिएक्शन का n कितना होगा? तो देखो आपका इधर जो है, हाँ, रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट 1 ही है, रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट 1 ही है, और उधर कितना है, 2 है। तो n आपका फॉर दिस इक्वेशन कह रहा हूं मैं, यहाँ इस इक्वेशन के लिए n2। तो वो तो आपको रिएक्शन देखने से ही पता चल जाएगा ना, उसके लिए वो आपको क्या बताएगा, वो आपको नहीं बताएगा। तो इसका मतलब आप देखो कि अगर मैं आपको अल्फा बता दूं या तो फिर स्मॉल डी बता दूं, दोनों में से कोई अगर एक बता दूं, तो हम दूसरा निकाल सकते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस फॉर्मूला। ठीक है, ये चीज जो है अब ये बुक में नहीं लिखा होता है कि फॉर्मूला आपको बुक में मिल जाएगा, लेकिन बुक आपको ये नहीं बताएगा कि एक्चुअली यहाँ पर इसमें 4 वेरिएबल नहीं है, इसमें 2 ही वेरिएबल है। तो ये हो गई हमारी पहली बात, ये इसका कंक्लूजन है। आज जितना अब तक मैंने आपको पढ़ाया, इसका यही कंक्लूजन है। अब इसका जो दूसरा कंक्लूजन है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए, इसका एक दूसरा कंक्लूजन भी है, और उसके लिए भी एक एग्जांपल ही लेते हैं, और कोई डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन हमारा हो चुका है, यही फॉर्मूला है। एक एग्जांपल लेके इस बात को समझते हैं कि देखो, जैसे मैं एक डिसोसिएशन एग्जांपल लेता हूं कि PCl5 इज इन इक्विलिब्रियम विथ, चल, PCl3 एंड Cl2, और ये सभी हमारे गैसेस हैं, सभी हमारे गैसेस हैं। ठीक है, अच्छा, तो अगर मैं अगेन PCl5 का इनिशियल मोल C ले जाऊं, तो इनका इनिशियल मोल 0, देखते जाना से, और इसके लिए भी हम अल्फा को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान लेते हैं। अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो PCl5 कितना डिसोसिएट होगा, PCl5 डिसोसिएट होगा C अल्फा, जैसे हमने प्रीवियसली किया था। तो अब देखो, ये जो हम x वाला जैसे कर रहे थे, उससे ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जैसे हम x में कर रहे थे उससे डिफरेंट होगा। देखो, जब हम वो x के टर्म में करते थे, एक और भी एग्जांपल दिखा के मैं समझाऊंगा। जब हम वो x के टर्म्स में करते थे, तो हमें कुछ नहीं देखना होता था ज्यादा कुछ, कि भाई हम देखते थे कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का जितना भी स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, उसी को हम x से मल्टीप्लाई करके ये कर देते थे। जो भी स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, जस्ट मल्टीप्लाई इट विद x हो जाता था। ठीक है, लेकिन जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात आएगी, ध्यान से समझना बात को, जब भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात आएगी, तो आपका रिएक्टेंट जितना डिसोसिएट हुआ है ना, रिएक्टेंट जितना डिसोसिएट हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट जो है वो इसके अकॉर्डिंग बनेगा, ना कि उनके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रोल रहेगा, बट रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब क्या है, ठीक है, जैसे देखो PCl5 का यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है और इनका भी कोएफिशिएंट 1 है, तो ये तो बहुत सिंपल वाला केस हो जाएगा, कोई बात नहीं। मतलब 1 मोल PCl5 अगर डिसोसिएट होता है, तो उससे 1 मोल PCl3 बनता है और 1 मोल Cl2 बनता है। इसका मीनिंग तो यही है। तो फिर अगर C अल्फा PCl5 का डिसोसिएट होगा, खत्म होगा,
तो PCl3 का कितना बनेगा बताइए? 1 से 1 बनता है, तो इसका अगर C अल्फा खत्म, उसका भी C अल्फा ही बनेगा। और क्लोरीन भी कितना बनेगा? C अल्फा, क्योंकि 1 से 1 ही बन रहा है, 1 से 1 ही बन रहा है, तो ये भी C अल्फा ही हो जाएगा। अच्छी बात है। तो इक्विलिब्रियम पर ये कितना बचेगा? C माइनस C अल्फा, और ये दोनों कितना बचेंगे? C अल्फा ईच। ओके, नाउ देखिए, अब यहां पर भी अगर मैं वही टोटल मोल्स निकलवा लूं, तो वो होगा PCl5 का इतना, PCl3 का इतना, और क्लोरीन का भी इतना। जस्ट आई एम एडिंग ऑल दिस। ऐसा ही होगा सभी का एक मोल्स को हम ऐड कर लेंगे। तो आप देखो, एक C अल्फा जो है यहाँ पर वो कट गया, इन दिस केस कट गया, ठीक है, कटने तो क्या फर्क पड़ता है। तो हमारा टोटल मोल्स कितना हो गया? ये हो गया C प्लस C अल्फा। देखो, C प्लस C अल्फा, ये भी सही है। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो, लिख लो। ठीक है, इतना हो। तो बेटा मैं चाहता हूं यहां से हम तीनों का, मतलब PCl5, PCl3 और Cl2, इन तीनों का हम निकालें मोल फ्रैक्शन। बता रहा हूं क्यों हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। मोल फ्रैक्शन इज गिवन बाय जो उसका मोल्स होता है अपॉन टोटल मोल्स, इंडिविजुअल मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, यही होता है मोल फ्रैक्शन। तो आप देख सकते हो ऊपर से भी C कॉमन चला जाएगा और नीचे से भी C कॉमन आ जाएगा। अगर उसी तरह से मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 निकालना चाहूं तो कोई मुझे बताओ कितना होगा? अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा, बिल्कुल, क्योंकि ये होगा C अल्फा बाई C प्लस C अल्फा, तो नीचे से C कॉमन चला जाएगा। मैं कुछ एक चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए करवा रहा हूँ, और इसका भी अगर आप देखोगे तो सेम ही होगा क्लोरीन का, क्योंकि उसके मोल्स और इसके जो आपका PCl5 है ये दोनों सेम ही है, तो ये भी उतना ही होगा। तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन मिल चुका है, और अगर मैं एक और इसमें इंक्लूजन कर दूं कि लेट्स से द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज P, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज P, ये हम ये कर लें। तो देखो, तो क्या मैं सभी का अब पार्शियल प्रेशर भी निकाल सकता हूं? पार्शियल प्रेशर देखो, पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होता है? पार्शियल प्रेशर इज मोल फ्रैक्शन टाइम्स टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 भी निकाल सकता हूं,
मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 टाइम्स टोटल प्रेशर। हम नहीं निकालेंगे, मैंने बताया ना, एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरीन टाइम्स टोटल प्रेशर। तो अगर टोटल प्रेशर पता हो तो मैं ये तीनों निकाल सकता हूँ। और देखिए अगर मैंने ये तीनों निकाल लिया तो यहां से मैं Kp भी निकाल सकता हूं। यहां से Kp होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। ये होगा आपका Kp। तो मेरा पॉइंट क्या है, क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? मेरा पॉइंट ये है कि देखो, आपने इनिशियल, अब शुरू से देखना, अगर ये लिखना हो गया अब शुरू से देखना, आपने इनिशियल मोल्स PCl5 का कितना लिया था? सी लिया था ना, और हमने यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को यूज किया था। देखिए तो मोल फ्रैक्शन से शुरू करके, पार्शियल प्रेशर से शुरू करके Kp के एक्सप्रेशन तक कहीं पर भी सी आ रहा है क्या? ये जो सी टर्म है कहीं पर आ रहा है सी? No, sir. द पॉइंट इज कि जब भी आप किसी भी रिएक्शन को, अगर किसी रिएक्शन का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन है, मतलब चाहे तो आप अपने लैंग्वेज में लिख के रख सकते हैं, मैं बता दे रहा हूं, अगर किसी रिएक्शन का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा है, गिवन है, और उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं गिवन है, लेट्स से उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन या इनिशियल मोल्स जो भी हो नहीं गिवन है, तो आप तब भी उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हो। क्या ये चीज आप की मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर नहीं होता, मतलब जो एक्स के टर्म्स में जिस जहां पर हम डेरिवेशन कर रहे थे, क्या हम कर सकते थे? आंसर इज नो। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ना गिवन हो तो आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन देना जरूरी है, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन है तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत नहीं है। तो आप ये चीज नोट करके रख सकते हो कि इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन, सॉरी, if degree of dissociation is given then initial concentration is not required। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्वेश्चन में दिया नहीं होगा, मैं ये कह रहा हूं कि उसकी जरूरत नहीं है। आप फिर भी डेरिवेशन कर सकते हैं, आपका डेरिवेशन चलेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. If alpha is given then initial concentration is not required। एक एग्जाम्पल अब मैं करवाऊंगा इस पॉइंट पर, एक्चुअली 2-3 है, आज मैं एक करवा देता हूं। तो मैंने दो चीज आपको बताया, एक तो ये और ये, उससे पहले ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वेपर डेंसिटी का रिलेशन। तो इन्हीं दोनों को ध्यान में रखते हुए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। जैसे लिखिए क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन में वही रिएक्शन में रखता हूं, N2O4 is in equilibrium with twice NO2 gas। N2O4 is in equilibrium with twice NO2। ओके, तो मैंने आपको बता दिया कि क्या बताएं, ठीक है, लिखिए। द वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम, the vapor density of mixture at equilibrium is
एक सेकंड। is 40. ठीक, the vapor density of mixture at equilibrium is 40. तो आपको कह रहा है फाइंड फर्स्ट पार्ट में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ओके, और सेकंड पार्ट में आपको कह रहा है कि फाइंड Kp if total pressure at equilibrium is 2 atmosphere. तो इसको करेंगे कैसे? तो देखो आपको क्या दिया है, वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम बताया, अभी थोड़ी देर पहले सब कुछ बताया था। इसका मतलब स्मॉल डी है इसका 40, तो इसका कैपिटल डी कितना होगा? कैपिटल डी के लिए मुझे रिएक्टेंट चाहिए, तो कैपिटल डी होगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2O4/2। तो N2O4 का होता है 92/2, दैट इज 46, और इसका N कितना है? N है 2। तो फॉर्मूला लगाएंगे कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, एन अल्फा। तो कैपिटल डी कितना है? 46, स्मॉल डी कितना है? 40, इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा। अल्फा को हमें निकालना है, लेकिन n का वैल्यू तो 2 है, तो यहां पर हो जाएगा 2 अल्फा, तो प्लस 2 अल्फा माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा। तो यहां से सीधा सीधा मेरा अल्फा निकल जाएगा, 1 आके इधर माइनस हो जाएगा, 40 माइनस 40 माइनस 1, 46 माइनस 40 अब माइनस 1, तो ये हो जाएगा 6/40। या फिर अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूँ तो 2 से 3, 2 से 20, तो ये हो जाएगा 0.15 या फिर 15%। 1.5, हाँ 0.15 या फिर 15%। तो ये हो गया मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो 0.15 को ही यूज करेंगे, 15% भी यूज कर सकते हैं। ये हो गया अल्फा, अल्फा मुझे पता चल गया। तो अभी अभी मैंने, ये हो गया हमारा पार्ट 1। तो अभी अभी मैंने आपको एक और चीज भी बताया कि जब हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता हो तो हमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन हालांकि उसने इक्विलिब्रियम पर प्रेशर कितना है वो उसने बता दिया है। सॉल्व कर पाएंगे या नहीं? आई नीड एन आंसर इन 3 सेकेंड्स। कर पाएंगे या नहीं? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. फटाफट फटाफट आंसर दीजिए। हाँ, अगर कर सकते हैं, अल्फा आपके सामने है, ये निकाल दिया मैंने अल्फा, तो केपी के लिए एक्सप्रेशन निकालिए।
तो इनिशियली 1 लेना है, इसको 0। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.15 या 15% है, जो भी लेना है लो। तो 15% ऑफ 1 भी 0.15 ही होता है। लेकिन NO2 कितना बनेगा? क्या NO2 में 0.15 लिख देंगे? 15 लिख देंगे तो हो जाएगा गलत, क्योंकि हमें इक्वेशन क्या बता रहा है कि 1 मोल N2O4 से NO2 कितना बनता है? 2 मोल, 1 का 2 बनता है। तो अगर इसका 0.15 खत्म हुआ है तो उसका उधर कितना बनेगा? 0.3। 0.3। तो अब देखो इक्विलिब्रियम पर ये बचेगा 0.85, 1 माइनस 0.15 इज 85 मोल्स लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यू कैन राइट हियर 0.3 मोल्स। लेकिन केपी निकालने को कहा है, तो केपी के लिए तो मोल फ्रैक्शन चाहिए। तो कोई बात नहीं, आपको दोनों के इंडिविजुअल मोल्स पता है, आप टोटल मोल्स भी निकाल सकते हो। टोटल मोल्स इज नथिंग बट द सम ऑफ दिस। दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.15 मोल। टोटल मिल गया, इंडिविजुअल भी पता है, तो मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। अच्छा, मोल फ्रैक्शन मिल गया और टोटल प्रेशर भी उसने बता दिया है आपको, ये रहा। टोटल प्रेशर भी उसने आपको बता दिया है क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ दिया। तो बस ठीक है। तो देखो, अब मैं डायरेक्टली अगर निकाल लूं केपी, मैं पूरे फॉर्मूला के साथ ही करूंगा लेकिन डायरेक्टली निकालो, दैट वुड बी पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, मतलब अल्टीमेटली तो यही लिखोगे। ठीक है, तो मैं यहीं पे पार्शियल प्रेशर निकाल लूंगा लेकिन उसका स्क्वायर करूंगा। तो NO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होगा? उसका मोल फ्रैक्शन, देखो ये हो गया NO2 का मोल फ्रैक्शन टाइम्स टोटल प्रेशर का स्क्वायर। ये मैंने निकाला मोल फ्रैक्शन, टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करके पार्शियल प्रेशर का होल स्क्वायर। और N2O4 का कितना होगा वैसे ही निकालेंगे, उसका मोल, ये हो गया मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, इसका स्क्वायर नहीं होगा, इसका कोएफिशिएंट 1 है, ये ऐसे ही रहेगा। तो बस अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो काट मत देना, ऊपर स्क्वायर है, तो अगर आप हाथ से करना चाहते हो तो 1.15, इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, ये स्क्वायर है, इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2, और ये हो गया 85, 1.15 इंटू 2, तो एक 2 कटेगा, एक 1.15 कटेगा, तो ये 0.3 इंटू 0.3 0.09 इंटू 2 अपॉन 1.15 और नीचे है 0.85। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने सही सॉल्व किया हो तो अगर आंसर मैच कर रहा है तो देख लेना, 0.184 मेरा आ गया। सॉल्व करना है उसको और कुछ नहीं। तो मैंने यहाँ पर पार्शियल प्रेशर को इसी के अंदर निकालकर सॉल्व कर लिया। तो यही मैं आपको बता रहा था कि अगर हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता हो तो हमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत नहीं है, हम तब भी केपी निकाल सकते हैं। हम केपी भी निकाल सकते हैं, हम पार्शियल प्रेशर भी निकाल सकते हैं, हम मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। ठीक है।